बाबा आइंस्टाइन का एक फेमस कोट है कि एवरीबडी इज ए जीनियस बट इफ यू जज ए फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब ए ट्री देन इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। मान लो ये मार साहब है, ये मार साहब बोलते हैं कि इस पेड़ पे जो चढ़ेगा ना वो एग्जाम में पास होगा। अब यहाँ पे बंदर बैठा हुआ है, पेंगुइन बैठा हुआ है, हाथी है, मछली है, कुत्ता है, सील है, बहुत सारे यहाँ पे जानवर है, तो ऑफ कोर्स बंदर जीत जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या है, आरएस एग्जाम में आप सबकी सिचुएशंस अलग-अलग होती है। कोई यूपीएससी बैकग्राउंड से, कोई सिर्फ आरएस की तैयारी कर रहा है, कोई आरएस के साथ बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहा है, किसी की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कोई जॉब में है, कोई बेरोजगार है। जॉब वाले सोचते हैं कि यार इन बेरोजगारों के मजे 15-15 घंटे पढ़ सकते हैं। बेरोजगार सोचते हैं कि यार इन जॉब वालों के मजे कम से कम प्लान बी तो है कम से कम इनके पास, ये फ्री माइंड से पढ़ सकते हैं। किसी की हेल्थ की प्रॉब्लम है, हेल्थ वाला सोचता है कि यार इसके मजे बढ़िया हेल्दी है, टाइम है इसके पास खूब पढ़ने का। तो सबकी सिचुएशन अलग-अलग है। किसी का लेवल अलग-अलग है, किसी ने अभी तैयारी स्टार्ट ही की है, कोई प्रो लेवल पे जिसने 1-2 इंटरव्यू दे रखे हैं, इवन कुछ तो ऐसे हैं जो टॉप 100 में पहले से आ चुके हैं लेकिन एसडीएम के लिए दोबारा तैयारी कर रहे हैं। तो ये लेवल भी चीज़ है। जॉब वाली बात हो गई, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यदि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो तो मैं आज ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँ, तो ऐसे लोग भी हैं अपने यहाँ पे। हेल्थ वाली इश्यू हो गई, एज वाला हो गया, सालू 20 21-22 साल की उम्र में रैंक 8 लेके आई है। वहीं जो सोमदत्त सर हैं वो 40 के बाद में तैयारी स्टार्ट करके आरपीएस बने, तो वो अलग-अलग सिचुएशन है। मनी प्रॉब्लम है, किसी के पास घर वालों का बैकअप है, फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छा खासा है, तो वो बोलते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, यहाँ से कोचिंग कर ली तूने, कहीं और से करना चाहता है, कुछ और कोर्स जॉइन करना चाहता है, ले ले। लेकिन बहुत सारे मैसेज हमारे पास ऐसे आते हैं कि सर उस एक्सवाईजेड कोचिंग को हमने पहले से ठीक-ठाक फीस दे दी, अब हम फीस ज़्यादा नहीं दे सकते। तो ये भी प्रॉब्लम होती है। एग्ज़ाम्स यूपीएससी, आरएस, बाकी एग्जाम्स में बहुत सारे बच्चों को ऐसा है कि ऐसा ही देना ही पड़ेगा हमें, तो हम कंप्लीटली आरएस पे शिफ्ट नहीं हो सकते, हमारी सिचुएशन ही ऐसी है। तो सबका अलग-अलग है और इसीलिए सबके लिए तैयारी भी अलग-अलग तरीके से होनी चाहिए। यदि आप सेम पैरामीटर्स रख के तैयारी करोगे, तो आप सक्सीड नहीं हो पाओगे। यदि आप उनसे कंपेयर करोगे अपने आप को जो ऑलरेडी टॉप 100 में है, उनसे कंपेयर करोगे जो यूपीएससी की तैयारी कर चुके, आप उनसे कंपेयर करोगे जो ऑलरेडी जॉब में है, उनसे कंपेयर करोगे जो ऑलरेडी बेरोजगार है, एक दूसरे से कंपेयर करने में फायदा नहीं होगा। तो ये जो पूरा सेशन है वो उसी तरीके से मैंने डिजाइन किया है कि आपकी जो सिचुएशन है ना उसके हिसाब से आपको प्लान बनाना है। प्लान आप खुद बनाओगे, मैं बस चीजें सारी खोल के बता दूंगा कि इस तरीके से अपने को प्रोसीड करना चाहिए आरएस में सक्सेसफुल होने के लिए। अब सिर्फ मेरी शक्ल नहीं देखनी है आपको, एक अभी वीडियो को पॉज कर दो यहीं पे, एक पेन और कॉपी लेके बैठो और चीजें नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो। एट द एंड ऑफ द वीडियो, वीडियो एंड होने के बाद में आपको 15-20 मिनट आधा घंटा खुद को देना है और खुद का प्लान बनाना है। वही तभी ये जो वीडियो देख देख रहे हो आप, ये सक्सेसफुल माना जाएगा, तभी इसका सार निकलेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं साहब। ये सीधा फ्री पे आ गया है क्या अपन? कोई ना, इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, तो आरत 2026 की स्ट्रैटेजी में देखो, तीन टाइप के मैं एस्पिरेंट्स मान रहा हूँ। एक बिगनर है जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है, मतलब उन्होंने कोचिंग नहीं की हुई है, कोई फाउंडेशन वगैरह कहीं से नहीं किया हुआ है, कोई प्रीलिम्स अब तक नहीं दिया हुआ है, अभी हाल ही में ग्रेजुएट हुए हैं और उनको लगता है कि अब हमें आरएस की तैयारी करनी चाहिए। दूसरे होते हैं इंटरमीडिएट लेवल के। इंटरमीडिएट मतलब उन्होंने कोचिंग वगैरह की हुई है, फाउंडेशन वगैरह कहीं से किया हुआ है, या फिर कोचिंग नहीं की लेकिन प्रीलिम्स एक बार क्लियर किया हुआ है, प्रीलिम दिया हुआ है, प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है और मेंस में एक बार अपीयर हो चुके हैं वो। ये इंटरमीडिएट लेवल के लोग हैं। और कुछ होते हैं प्रो लोग जिन्होंने एक से ज्यादा मेंस लिखा हुआ है, इंटरव्यू दिया हुआ है, इवन रैंक इंप्रूवमेंट के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। तीनों को अलग अलग स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। यदि एक दूसरे का देख के कॉपी करोगे, आप मान लो आपकी पीजी में, आपके हॉस्टल में, आपके पड़ोस में आपके जानकार कोई भैया या दीदी है जिन्होंने ऑलरेडी रैंक निकाली हुई है और वो इंप्रूवमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनका आप कॉपी करोगे ना, तो आप सक्सीड नहीं हो पाओगे। लेकिन ये पक्की बात है कि आप खुद के हिसाब से प्लान करोगे चीजों को और अगले 11 महीने, लगभग 10-11 महीने होंगे, 6 महीने ये 4-5 महीने वो मान लो, 4 महीने वो मान लो, अगले 10-11 महीने में खुद से अच्छे से पढ़ाई करोगे ना, तो हो सकता है, काफी पॉसिबिलिटी है कि उनकी जो रैंक आई उससे बेटर आपकी रैंक आ जाए। ठीक है, भले ही वो प्रो लेवल में होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को करना है। अब देखो जो बिगनर लेवल है उनके पास, मेरे पास कोई ज़्यादा सॉल्यूशन है नहीं, फाउंडेशन करना ही पड़ेगा आपको। कहीं भी किसी भी कोचिंग से करो, कनेक्ट से करो, बाकी कोचिंग से करो, एक बार फाउंडेशन आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको सिलेबस की नॉलेज नहीं है। हाँ, यदि आप ये अटेम्प्ट देना चाहते हो और फाउंडेशन तो 12-14 महीने 15 महीने के होते हैं और भी ज़्यादा होते हैं कहीं कहीं कहीं, तो आप ये अटेम्प्ट सीरियसली देने चाहते हो तो आप अभी मेंस को एक तरफ रख दो और सिर्फ प्रीलिम सब्जेक्ट जो भी है, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ये जितने भी प्रीलिम्स वाले सब्जेक्ट है इन पे फोकस कर लो अगले 6 महीने। ठीक है, इन लोगों के लिए मैं ये एडवाइस दूंगा। आज का जो वीडियो है मेनली इंटरमीडिएट और प्रो लेवल के लोगों के लिए।
इनके लिए अलग से अपन वीडियो ले आएंगे, बट मोटा मोटा सार ये कि भाई आपको फाउंडेशन या फिर प्रीलिम्स के पूरी तरीके सब्जेक्ट पे फोकस कर लेना है। हालांकि ये वीडियो आप आगे देख सकते हो, उसमें मैंने क्या डे वाइज प्लानिंग बताई है, सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग बताई है, तो वो आपके काम आएगी। ठीक है, ऐसे लोग जो इंटरमीडिएट लेवल पे, उनको क्या करना चाहिए, उनको अभी 3 महीने कम से कम मेंस पे फोकस करना चाहिए। जून जुलाई अगस्त, ये अगस्त के एंड तक आपको मेंस पे फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप फिर प्री निकाल लोगे, फिर मेंस में बैठोगे, लेकिन फिर फेल हो जाओगे, फिर अच्छी रैंक नहीं आएगी, तो नेवर एंडिंग साइकिल चलता रहेगा जब तक आप मेंस की तैयारी ढंग से नहीं कर लेते हो। बिलीव मी, प्री और इंटरव्यू ये दोनों डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होते। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो मेंस होता है। मेंस में आपके कैसे मार्क्स आ रहे हैं। हमेशा आप टॉपर के देखना, टॉप 5 में जो उनके मेंस में एक्सेप्शनल मार्क्स होते हैं, ठीक है? तो आपको 3 महीने मेंस करना है और 3 महीने फिर आखिरी में प्रीलिम्स करना है। वो भी आप पे डिपेंड करता है कि कुछ-कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब इंटरमीडिएट लेवल पे लेकिन प्री में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि उनके पिछले प्री में जब 70 कट ऑफ गई थी 130 नंबर आए। ऐसे भी लोग हैं 125, 120 नंबर आए। वो फिर आखिरी के 2 महीने दे सकते हैं और 4 महीने मेंस के लिए दे सकते हैं। अगेन वो पर्सनलाइज़ प्लानिंग होगी, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? इन लोगों को क्या करना चाहिए, कोई आप एक मेंस का क्रैश कोर्स कर लो, जैसे रीपा अपना है वो आप कर सकते हो। हालांकि कनेक्ट के जो कोर्सेज है उनके बारे में डिटेल वीडियो कर लूंगा, अलग अलग जो रीपा एडवांस, रीपा मैक्स है और ये सब चीजों में ना। आज इन जनरल आप कहीं भी किसी भी कोचिंग से हो, आपको इस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए। तो आप एक तो क्रैश कोर्स करो मेंस के सब्जेक्ट्स का, स्पेसिफिकली एथिक्स हो गया, पबेड हो गया, 5 छोटे सब्जेक्ट हो गए, है ना, आईआर वगैरह हो गया, करंट थोड़ा क्योंकि टेक्नोलॉजी में पॉलिटी इन सब में करंट आता है, थोड़ा बहुत करंट पड़ गया, ठीक है। नोट्स आपके पास अपडेटेड होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू न्यू आरपीसी पैटर्न होने चाहिए। वैल्यू एडिशन आपको करना ही पड़ेगा। अभी वैल्यू एडिशन नोट्स जैसे अपने कनेक्ट में तो ऑलमोस्ट बन चुके हैं। वैल्यू एडिशन मतलब जैसे आपके पास विमन के 2-3 कोट हो गए। विमन पे अभी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा है हेल्थ पे, ये सब आपके लेटेस्ट 2-3 ज्यादा नहीं, 2-3 आपको हर टॉपिक में 2-3 फैक्ट होने चाहिए। कोट्स हो गए आपके पास। उसके अलावा रैंकिंग वगैरह होगी कि मान लो करप्शन पे तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रैंकिंग होनी चाहिए, मीडिया की रैंकिंग आपके पास होनी चाहिए, है ना? तो ये वैल्यू एडिशन वाली कमिटीज हो गई, हर उसमें जैसे एमएसएमई है तो उसमें 2-3 कमिटीज आपके पास होनी चाहिए, इसे बोलते हैं वैल्यू एडिशन। ये आपके जो आंसर्स है उसको भीड़ से अलग बनाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज। तो वैल्यू एडिशन वाली चीज हो गई साहब। टेस्ट सीरीज आपको लगानी ही लगानी है। इन अगले 4 महीने में आपको टेस्ट लिखने हैं। आप पर मंथ 2 टेस्ट भी लिखते हो, मतलब 15 दिन में 1 टेस्ट भी लिखते हो, तो भी लगभग 10 टेस्ट आपको लिखने हैं अगले 4 महीने में। लिखना ही लिखना ही है, यदि आपको ढंग की रैंक लानी है तो। फीडबैक पे काम करना है, ऐसा नहीं कि भाई मैंने तो 70 टेस्ट लिख दिए, नहीं। आप भले टेस्ट कम लिख लो, 10-15 ही टेस्ट लिख लो, लेकिन उसमें जो फीडबैक आया है और फीडबैक ढंग का इंसान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसने कभी प्री पास नहीं किया और वो आपको फीडबैक दे रहा है तो ढंग से फीडबैक नहीं दे पाएगा, ठीक है? उस कोचिंग के सॉल्यूशंस डिटेल में होनी चाहिए, क्योंकि उससे पता लगता है। जैसे मान लो एथिक्स में कोई क्वेश्चन है, उसका आप सॉल्यूशन देख रहे हो, अब पता लगे कि अच्छा यार इसमें तो ये एग्जांपल डाल सकता था, अच्छा यार मैं तो इसमें तो डायग्राम डाल सकता था। तो सॉल्यूशन से भी अपने आंसर को कंपेयर करना है, टाइम निकाल के ये काम करना ही पड़ेगा। और करंट पे आप थोड़ा-थोड़ा फोकस कर सकते हो। करंट में मैंने बताया 3 सब्जेक्ट, पॉलिटी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया और आईआर हो गया। ये 3 सब्जेक्ट से ठीक-ठाक करंट में मेंस में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? ये हो गया सब। इकोनॉमी का करंट की आप टेंशन मत लो, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह से आती है, वो अपन कवर कर लेंगे, ठीक है? तो इंटरमीडिएट लेवल की ये करनी है। प्रो लेवल वाले लोगों को क्या करना है, भाई आपको क्योंकि आपने ऑलरेडी इंटरव्यू दे रखा है या फिर आपने ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हो, तो आपको वीडियो लेक्चर्स में ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है। जैसे रीपा मैक्स है अपना, मत लो रीपा मैक्स, कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको नोट्स समझ में आ जाएँगे, ठीक है? अपडेटेड नोट्स आप ले सकते हो। उसके बाद में वैल्यू एडिशन पे आपको काम करना पड़ेगा। कहीं न कहीं सबसे बड़ी कमी यही है कि आपकी रैंक टॉप 100 के अंदर नहीं आ रही, क्योंकि वैल्यू एडिशन नहीं है। आप वही जनरल आंसर्स लिख रहे हो। तो आप बाकी लोगों से तो बेटर कर रहे हो क्योंकि आपके पास कंटेंट है, नॉलेज है, लेकिन अलग नहीं कर पा रहे बहुत ज़्यादा। तो क्या आप डायग्राम बना रहे हो क्या? अच्छे वाले डायग्राम, देखो इनको डायग्राम नहीं बोला जाता। ये फ्लो चार्ट है। ये डायग्राम नहीं होते। ये बादल बना के इस तरीके से करना, ये डायग्राम नहीं होते। डायग्राम का खुद का एक सिग्निफिकेंस होता है, वैल्यू होता है। कलम आंसर राइटिंग में मेरा वीडियो पड़ा है, हाउ टू मेक डायग्राम्स, वो आप देख लेना, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। आप वही ये पर्सनैलिटीज, रैंकिंग, कोड्स, कमिटीज, डेटा, फैक्ट्स ये सब लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो ना? लिकर पीके एसएससी सेट, लिकर पीके एसएससी सेट, ये अपन बताते हैं ना वहाँ पे। भाई आप ऑर्गेनाइजेशंस को लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो, लो कमीशन हो गया, सेकेंड आरसी हो गया, एनएचआरसी हो गया, एग्जांपल्स आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल एग्जांपल्स, कोर्स आप लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी होती है उनका नाम लिख रहे हो, रैंकिंग्स होती है अलग अलग, पर्सनलिटीज हो गया, जैसे एग्रीकल्चर में 3-4 पर्सनलिटीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। एम एस स्वामीनाथन साहब हो गए, सुभाष पालेकर का जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हो गया, है ना? तो ये सब याद रहनी चाहिए, है ना? कीवर्ड्स, बहुत अच्छी अच्छी कीवर्ड्स होते हैं, जैसे विमन में जो ग्लास सीलिंग है, वो वाली चीज़ हो गई। तो बहुत सारे जो कीवर्ड्स है, ये सब हम नोट्स में देंगे आपको, वैल्यूएशन नोट्स अलग से देंगे ना। उसके बाद स्कीम्स हो गई,
स्कीम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हो गए पॉलिटी में, कमिटीज हो गई, है ना, आर्टिकल्स हो गए, डायग्राम हो गए, ये सब आपको वैल्यूडेशन करना ही पड़ेगा। और ये सब वैल्यूडेशन पढ़ के आप उसको टेस्ट में अप्लाई करो। तो टेस्ट सीरीज आपको एक ढंग की कोचिंग की ज्वाइन करनी है, ठीक है। ढंग की कोचिंग मतलब कनेक्ट, ठीक है। उसके बाद में फीडबैक पे काम करना है और करंट, तो मतलब लगभग सेम है इंटरमीडिएट और प्रो लेवल की तैयारी। बस आप क्रैश कोर्स जो वीडियो लेक्चर है उनको अवॉइड कर सकते हो यदि आपको नोट्स अच्छे समझ में आ रहे हैं तो। हाँ, हो सकता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपको नोट समझ में नहीं आ रही तो उसके लिए आप वीडियो लेक्चर ले सकते हो, ठीक है। तो मोटा मोटा ये है, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनको मेंस अभी भूल जाना है और प्री पे फोकस करना है अगले 6 महीने। जिन्होंने तैयारी स्टार्ट ही की है वो प्री के सब्जेक्ट पे फोकस करना है, क्योंकि पहली बात तो मेंस के सब्जेक्ट अभी समझ में नहीं आएंगे। एथिक्स, पबेड, लॉ, बिहेवियर, ये सब हवा में उड़ जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, यदि आप अभी मेंस पे फोकस करते हो, अच्छा भी कर लेते हो और प्री नहीं निकलता तो फिर आप फ्यूटाइल हो जाएगा, पूरा अटेम्प्ट आपका खराब हो जाएगा। इसलिए प्री निकालना जरूरी है। जब प्री आपका निकल जाता है पहले अटेम्प्ट में तो कॉन्फिडेंस आता है। दूसरी बात, प्री और मेंस के बीच में मेंस की बहुत अच्छी से तैयारी आपकी हो जाएगी, क्योंकि बेसिक आपके क्लियर हो गए। यदि आप इंटरमीडिएट और प्रो लेवल पे हो तो आपको अभी मेंस प्री को साइड में रख देना है, आपको मेंस पे तैयारी करनी है। इंटरमीडिएट लेवल लोगों को कम से कम 3 महीने मेंस में देने भी, और बाद में 3 महीने आप प्री में दे सकते हो, क्योंकि प्री भी थोड़ा टफ होते जा रहा है। थोड़ा-सा रैंडम क्वेश्चन्स आ रहे हैं, थोड़ा-सा ऐसा है कि भाई एसआई की लोग तैयारी कर रहे हैं तो एसआई वाले बैठेंगे, एसआई तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो वहाँ भी कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। ईओआरओ की वैकेंसी आ सकती है तो वो लोग भी बैठेंगे तो वहाँ से भी कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा इस बार वैकेंसी भी कम है तो 12,000-13,000 के आसपास लोगों को पास करेंगे। पिछली बार 20,000 लोगों को पास किया था तो कट ऑफ वैसे भी थोड़ी हाई जा सकती है। तो समझ रहे हो? थोड़ा-सा प्री को अपने को सीरियस लेना है बाद में। और प्रो लेवल वाले लोग ऐसा कर सकते हैं कि 4 महीने पूरा मेंस को दे दिया और 2 महीने में आप प्री निकाल सकते हो, ठीक है? डन है यहाँ तक तीनों लोगों को। अब अपन प्लानिंग पे आते हैं कि किस तरीके से हम प्रोसीड करें आगे, ठीक है साहब। ये मैक्रो प्लानिंग देखो, प्लानिंग अलग-अलग लेवल पे होती है। जब कोई इसरो हो गया या गवर्नमेंट प्लानिंग करती है, 5 ईयर प्लान्स करते हैं, तो सबसे ऊपर ज़ूम आउट करके मैक्रो प्लानिंग करते हैं कि यार हमारे पास समय कितना है और हमारे पास प्रोजेक्ट क्या है। तो इसे बोलते हैं मैक्रो प्लानिंग। मैक्रो प्लानिंग में क्या है भाई, जून से स्टार्ट कर रहे हैं अपन तो तैयारी, ठीक है? और अपने पास 29 नवंबर मतलब पूरे-पूरे 6 महीने लगभग, ठीक है? ठीक है साहब। तो अब देखो ये 2 महीने तो आप प्योर मेंस के लिए कर सकते हो। जून, जुलाई, अगस्त, सॉरी 3 महीने। जैसा अपन ने ऊपर बोला था ना। सॉरी, ठीक है। तो 3 महीने तो आप मेंस पे पूरा-पूरा फोकस करोगे, चाहे इंटरमीडिएट लेवल हो, चाहे प्रो लेवल हो, अगस्त एंड तक, ठीक है। इसके बाद में अब डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है। आपको प्री में बहुत कॉन्फिडेंट हो, तो आप चौथा महीना भी प्री छोड़ सकते हो, मेंस खींच सकते हो। आप ऐसा हो कि नहीं यार प्री से डर लगता है, तो यहाँ पे आप मेंस के रथ को रोक दो और प्री में स्टार्ट कर दो। हालाँकि अभी मैं बताऊँगा कि ये प्री की तैयारी भी आपके मेंस में काम आएगी। और आप इंटरमीडिएट हो कि नहीं यार मेंस भी थोड़ा-थोड़ा करूँगा, प्री में मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ लेकिन ठीक है। तो ये बफर जो मंथ है, इस सितंबर वाला, इसमें आप डिसाइड करोगे कि आपको कंप्लीटली प्री में शिफ्ट हो जाना है या फिर कंप्लीटली मेंस रखना है, या फिर थोड़ा-थोड़ा प्री का करता रहूँगा और थोड़ा-थोड़ा मेंस का करता रहूँगा। ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और लास्ट के 2 महीने अक्टूबर और नवंबर आप किसी भी लेवल के हो, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे प्रो हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पूरी तरीके से प्री पे फोकस कर दो। इसके 2 फायदे हैं। आप मान लो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो प्री को लेके, तो भी यार डर तो लगता ही है। आपने मान लो रैंक आ रखी है, आपकी 70-80 रैंक आ रखी है, लेकिन आप एसडीएम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो भी प्री में डर तो लगता ही है। तो आप क्यों फालतू अटेम्प्ट को खराब करना चाहते हो? पहली बात। दूसरी बात, प्री में आप बहुत सारे फैक्ट्स क्रेम करते हो। पॉलिटी में आप बहुत सारे आर्टिकल्स को क्रेम करते हो, याद करते हो, रट्टा मारते हो, बहुत सारे स्कीम्स को आप क्रेम करते हो। ये सारी चीज़ें वैल्यू एडिशन में काम आएगी मेंस में। तो ये 2 महीने की तैयारी जो प्री की है ना, वो वेस्ट नहीं जाएगी आपके। है ना? तो आप ये सोच के कर लो, यदि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो प्री में, तो भी आप प्री की ये सोच के कर लो कि मेंस में सारी चीज़ें काम आएगी। और वो हम सिखाएँगे कि भाई कैसे, क्योंकि आप प्री और मेंस की तैयारी बिल्कुल अलग कर देते हो, जो कि गलत बात है। प्री की सारी चीज़ें मेंस में काम ली जा सकती है, ठीक है? तो लास्ट के 2 महीने अपने को कंप्लीटली प्रीलिम्स में शिफ्ट हो जाना है। क्लियर है यहाँ तक? जून, जुलाई, अगस्त मेंस, सितंबर बफर मंथ होगा, वो आप डिसाइड करोगे कि आपको प्री की करनी है मेंस की, और आखिरी में जो अक्टूबर और नवंबर है, उसमें आपको कंप्लीटली प्री में शिफ्ट हो जाना है, ठीक है? ये तो हो गया मैक्रो प्लानिंग। अब आते हैं माइक्रो प्लानिंग। अब कैसे बांटे भाई? अब जैसे मान लो ये 3 मंथ है। 3 मंथ में अपन कौन-कौन सब्जेक्ट करें? ईट द लार्जेस्ट फ्रॉग फर्स्ट इन द मॉर्निंग। ठीक वैसे ही जो कठिन काम होता है ना, वो पहले करो। अब मेंस के सब्जेक्ट को पहले कर लो आप, सीधी-सी बात ये है। तो अभी जैसे इन 3 महीनों में आप एथिक्स, पबेड, सोशियो, बिहेवियर, मैनेजमेंट, अकाउंट्स लो, ये तो 5 छोटे सब्जेक्ट हो गए। 5 छोटे सब्जेक्ट लगभग 125 नंबर के हैं, ठीक है? और एथिक्स 65 का है, पबेड 60 का है और पेपर 4 200 का है। इनको आप अगले 3 महीने में खींच दो। अब हो सकता है कि किसी को 3 की जगह 4 महीने लग जाए। जो इंटरमीडिएट वाले लोग हैं, वो सितंबर में भी थोड़ा-थोड़ा खींच सकते हैं प्री को साथ लेते हुए, है ना? जैसे पेपर 4 का आपने ऐसे कर लिया, पेपर 4 का आपने जैसे वोकेब वगैरह का पार्ट कर लिया, तो वो अगस्त की जगह आप सितंबर में जा सकते हो। कुछ-कुछ
टैलेंटेड लोग होंगे, कुछ-कुछ हो सकता है कि जिनके पास ज़्यादा टाइम है, 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब नहीं है उनके पास, तो वो 3 महीने में भी खत्म कर सकते हैं, डूएबल है ये। ये 450 मार्क्स अगले 3 महीने में डूएबल है, बिलीव मी, ठीक है? कैसे डूएबल है ये भी अपन बात करेंगे आगे। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। 3 महीने कंप्लीट हो गए, प्री की तैयारी इसके बाद में स्टार्ट करेंगे। कौन-कौन सब्जेक्ट कंप्लीट करने, ये हो गया एथिक्स, पब्लिक, सोशियो, बिहेवियर, मैनेजमेंट, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, लॉ एंड पेपर 4। इनके आपको क्लासेस देखनी है तो सबसे पहले क्लासेस देखो, फिर आप नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ने के बाद में पीवाईक्यू लगाओ, पीवाईक्यू के बाद में आप टेस्ट सीरीज लिखो। ये पूरा साइकिल होना चाहिए, ये भी मैं आगे बताऊँगा आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में। देखो, सितंबर और अक्टूबर में आप क्या करो, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये करो। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, ये सारे सब्जेक्ट क्या है, इनके इंटीग्रेटेड नोट्स जैसे कनेक्टिव्स में, जो कि प्री में भी काम आएँगे और मेंस में भी काम आएँगे, ठीक है? तो ये आप करोगे बाद में, ये पहले करने का ये है कि भाई मेंस अपना कंप्लीट हो गया और ये बाद में करेंगे तो अपनी वो टेंशन भी नहीं रहेगी, क्योंकि भाई हिस्ट्री का कंटेंट है वो तो प्री में भी सेम है, मेंस में भी सेम है, इंटीग्रेटेड आपको बुक मिलेगी पूरी। तो आप एश्योर रहोगे माइंड में कि चलो ठीक है, थोड़ी बहुत मेंस की तैयारी भी हो रही है, लेकिन प्री की तैयारी भी साथ में हो रही है। तो इन सब्जेक्ट को आपको बाद में करना है। इकोनॉमिक्स की आपको टेंशन लेनी नहीं है, इकोनॉमिक्स अभी मेंस के लिए नहीं पढ़ना है, प्री के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। मेंस के लिए मैं अलग से, क्योंकि मेंस अब मोस्ट प्रोबेबली नवंबर हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो मार्च में आएगा, 4 महीने तो ये कम से कम देंगे। तो तब तक नया इकोनॉमिक सर्वे और नया बजट आ चुका होगा, तो वहाँ से क्वेश्चन आएँगे, तो वो अपने को मेंस की तैयारी उस हिसाब से करनी है इकोनॉमिक्स की। ठीक वैसे ही आईआर भी तब तक बहुत अपडेटेड हो चुका होगा, बहुत सारी चीज़ें नई आ चुकी होगी, करंट ही आता है आईआर तो लगभग, तो ये भी अपने को अभी छोड़ देना है, मेंस के लिए नहीं करना है, ये सिर्फ प्री के लिए करना है इकोनॉमिक्स और आईआर, ठीक है? समझ गए आप? तो अब ये जो कॉमन सब्जेक्ट है जो प्री और मेंस के, ये अपन सितंबर में शुरू कर देंगे। मतलब जून, जुलाई, अगस्त में अपन प्योर मेंस वाले सब्जेक्ट खत्म कर दिए, इंक्लूडिंग पेपर 4। पेपर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं छोड़ना है, डेली 2-3 घंटे उसको देने ही देने, ठीक है साहब? अब अभी मैं अलग-अलग वीडियोज़ भी ले आऊँगा कि जॉब वाले लोगों को कैसे क्या, क्योंकि जॉब वाले लोग 4-5 घंटे से ज़्यादा नहीं निकाल सकते प्रोडक्टिव। हाँ, सैटरडे, संडे को वो 8-10 घंटे निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जॉब वालों की यूजुअली शादी हो जाती है, हम बेरोज़गारी की नहीं हो रखी। तो आपको शादी हो रखी है, तो फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, सैटरडे, संडे उसमें चले जाता है। तो एवरेज 4-5 घंटे ही निकल के आते हैं पर डे। अब 4-5 घंटे में कैसे तैयारी करनी है, कौन सब्जेक्ट को कैसे क्या करना है, उस पे एक अलग से मैं वीडियो ले आऊँगा, ठीक है? तो ये बाकी के सब्जेक्ट हो गए 260 के। तो देखो दो 250 ये मान लेते हैं 450, मतलब लगभग 700 नंबर का आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया मेंस का, और प्री भी साथ में चल रहा है, क्योंकि ये तो प्री के सब्जेक्ट है सारे, ठीक है? अच्छा, प्री और मेंस में फिर सब्जेक्ट कॉमन है, तो फिर अपन सेग्रीगेट कैसे करेंगे तैयारी को? वो करेंगे प्रैक्टिस से। कि आप कंप्लीटली प्री की करना चाहते हो तो हिस्ट्री पढ़ो और फिर एमसीक्यू लगाओ, फिर टेस्ट मत लिखो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टेस्ट मत लिखो, मेंस वाला टेस्ट मत लिखो। हाँ, यदि आप मेंस की तैयारी सितंबर में साथ लेके चल रहे हो तो फिर क्या करोगे, एमसीक्यू भी लगाओ प्लस सब्जेक्टिव टेस्ट भी लिखो या सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग भी करो। तो वो वहां पे सेग्रीगेट करेंगे, कंटेंट तो सेम ही होगा इनका, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनका कंटेंट तो सेम ही होगा। बस तैयारी अलग कैसे हो जाएगी प्री और मेंस की, आप प्रैक्टिस कौन से कर रहे हो, एमसीक्यू कर रहे हो या फिर सब्जेक्टिव टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो। यदि आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो मतलब आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, यदि आप एमसीक्यू लगा रहे हो मतलब आप प्री की तैयारी कर रहे हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है साहब। अब मंथ वाइज प्लानिंग पे आ जाते हैं। जैसे जून मंथ है, आज से शुरू कर दो, आप तो 3 तारीख हुई आज से ही शुरू करते हैं अपन। अब ये डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है, किस लेवल पे हो, आप बिगिनर पे हो या इंटरमीडिएट पे हो या प्रो लेवल पे हो। उस पे डिपेंड करता है कि आपका कितने दिनों में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है भाई? उसके लिए मैं आपको बताऊँ कि एक काम कर, तू 10 दिन एथिक्स में कर ले। किसी का 3 दिन में भी हो सकता है एथिक्स, क्योंकि उसने पढ़ी हुई है चीज़ें पहले से ही। उसने पहले लेक्चर ले रखे हैं कनेक्ट वगैरह के, तो उसको बुक पढ़ने में 3 दिन लगेंगे। तो उसके साथ तो इनजस्टिस हो गया। कोई बेचारा बिगिनर है, कभी एथिक्स पढ़ी नहीं, उसको तो 20-25 दिन लग जाएँगे। तो ये मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला? ये होंगे आप डिसाइड करने वाले। अब कैसे होता है वो डिसाइड, मैं बताता हूँ आपको। देखो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको, ठीक है, जैसे मान लो ये डिफेंस टेक्नोलॉजी की अपनी बुक है। ये टेक्नोलॉजी की पूरी बुक है अपनी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे कि यार इसमें कितने पेजेज़ हैं, इसमें 268 पेजेज़ हैं। तो मान लो अपन लगभग 260 पेज मान लेते हैं, क्योंकि इंडेक्स वगैरह भी है इसमें, ठीक है। अब आप खुद डिसाइड करो, एक दिन पढ़ के इसको, एक दिन तो पढ़ना पड़ेगा आपको। उससे क्या आपको आपकी स्पीड पता लग जाएगी। यूजुअली हम इनपुट पे फोकस करते हैं, आउटपुट पे फोकस नहीं करते। हमेशा तैयारी आउटपुट ओरिएंटेड होनी चाहिए। आउटपुट क्या-क्या होता है? आउटपुट होता है भाई सबसे पहले तो कितने पेजेज़ मैंने किए, मैंने कितने घंटे पढ़ाई की, इससे मैटर नहीं करता। क्योंकि हो सकता है कि आप 15 घंटे पढ़ाई करो और 2 पेज पढ़ रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है, दिमाग में बाबू सोना चल रहा है, कुछ और चल रहा है, तो कोई मतलब नहीं 15 घंटे पढ़ने का। हो सकता है कि बहुत अच्छी कंसंट्रेशन है, आपने 2-3 घंटे पढ़ाई की लेकिन आपने 10 पेज खींच दिए। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि घंटे मत गिनो। कोई पूछे कि कितने घंटे पढ़ता है, इससे कोई मैटर नहीं होना चाहिए। अपने आप से भी मत पूछो कि कितने घंटे पढ़ता है। चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप बेरोज़गार हो। आपको आउटपुट
नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से या फिर नंबर ऑफ लेक्चर्स के हिसाब से करना है कि मैंने 2 घंटे का लेक्चर था वो खत्म कर दिया, या फिर मैंने यहाँ पे जैसे मान लो अब मुझे ये बुक 10 दिन में खत्म करनी है मान लो, तो डिवाइड बाय 10 कर दूंगा, तो 26 दिन में ये बुक, मान लो 10 पेज में डेली के पढ़ रहा हूँ तो ये 26 दिन में बुक होगी। ठीक है, अब मान लो, अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि अब मैं इस टेक्नोलॉजी में, बड़ा सब्जेक्ट है यार, मैं 4 घंटे डेली दे सकता हूँ इसमें। ठीक है, 4 घंटे में टेक्नोलॉजी पढ़ूंगा, एक बड़ा सब्जेक्ट में लूंगा 4 घंटे पढ़ूंगा। अब मैं पहले 2 दिन एक काम करूंगा, 4 घंटे पढ़ाई करके देखूंगा। अब हो सकता है कि उस 4 घंटे में किसी ने 26 पेज खींच दिए, 25-26 पेज हो जाते हैं। ढंग का कोई मतलब कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहा हो तो, और उसका लेवल अच्छा हो, इंटरमीडिएट और प्रो लेवल का हो, तो ये बुक 10 दिन में हो जाएगी उसके। कोई मान लो ऐसा है कि भाई टेक्नोलॉजी में पुअर है, आर्ट्स बैकग्राउंड से है, लेकिन वो फिर उधर हिस्ट्री ज्योग्राफी में जल्दी खींच देगा। तो आर्ट्स बैकग्राउंड से तो वो कि भाई मेरी तो बस की बात नहीं है, मैं तो 10 पेज ही पढ़ सकता हूँ दिन में, मैंने पढ़ के देख लिया 4 घंटे में 10 पेज ही मेरे से अच्छे समझ के याद करके होते हैं। तो आपको 25-26 दिन लग जाएंगे। तो आप पहले से ही डिसाइड कर लो कोई भी बुक उठाने से पहले कि ये 25 दिन में मुझे खत्म करनी है, ये मुझे 10 दिन में खत्म करनी है, मुझे 5 दिन में खत्म करनी है। इसको बोलते हैं माइक्रो प्लानिंग, सब्जेक्ट लेवल पे जाके प्लानिंग करना। या आप नहीं करते हो, आप घंटे की प्लानिंग करते हो जो कि गलत है। आप आउटपुट ओरिएंटेड प्लानिंग करो, प्लस एक आउटपुट होता है मार्क्स का भी, कि कितने मार्क्स का हो गया। कि यार टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 70 नंबर की आती है, उसमें से लगभग 40 नंबर की टेक्नोलॉजी आएगी, तो अगले 20 दिन में मुझे 40 नंबर की टेक्नोलॉजी खत्म करनी है। आप एक पन्ना ले लो, उस पर लिखे जाओ कि अच्छा 800 में से 40 नंबर हो गए भाई, 20 नंबर हो गए भाई, 25 नंबर हो गए भाई। इस तरीके से फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा नंबर होते जा रहे हैं। कितने घंटे पढ़ रहे हो, आरपीसी को कोई मतलब नहीं है। आप रिलेशनशिप में हो या नहीं है, आरपीसी को कोई मतलब नहीं है। आपने जीवन में कितने पाप किए, कितनों को नुकसान पहुंचाया, कितने आपने पुण्य किए, आरपीसी को कोई मतलब नहीं है। आरपीएससी को मतलब है कि आप वहां पे कितना अच्छा कंटेंट लिख के आ रहे हो, और वो कंटेंट इन्हीं से जाएगा, बुक से जाएगा, आउटपुट ओरिएंटेड आप पढ़ाई करोगे उससे जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। सबसे पहले अपने को 3 सब्जेक्ट यूजली दिन में रखने, 2 तो जीएस के और एक पेपर 4 रखना है। तो एक तो लार्जर वन, जैसे लार्जर कौन से, एथिक्स हो गया, पबेड हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ये लार्जर सब्जेक्ट्स हो गए, बड़े वेटेज वाले सब्जेक्ट हो गए। एक स्मॉलर वन, छोटे वाले सब्जेक्ट, जैसे बिहेवियर हो गया, लॉ हो गया, अकाउंट शिफ्टिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, सोशियोलॉजी हो गया। ये एक छोटा सब्जेक्ट अपने को रखना है। ठीक वैसे ही सोशियोलॉजी में आपको यही करना है। एक मिनट, स्क्रीन स्विच नहीं हुई थी, ठीक है, हाँ हो गई। तो एक स्मॉलर सब्जेक्ट हो गया, और एक पेपर 4 वाला अपने को रखना है। अब पेपर 4 में आप ऐसे से स्टार्ट कर सकते हो कि भाई 40 नंबर का ऐसे, तो ऐसे से स्टार्ट कर सकते हो। आप वोकेब से स्टार्ट कर सकते हो, आप कंप्रेंशन वाले पार्ट से स्टार्ट कर सकते हो, आप ग्रामर से स्टार्ट, या आपके ऊपर है कि भाई मैं तो पेपर 4 को 2-3 घंटे दूंगा। अब आप मोटा मोटा पहले से डिसाइड कर लो कि अच्छा ठीक है, मेरे पास 7-8 घंटे में निकाल सकता हूँ। हमेशा कभी भी एक दिन को स्ट्रेच नहीं करना है। यदि आप 15 घंटे की प्लानिंग बनाओगे ना, तो आप उस 15 घंटे को ज़्यादा दिनों तक अचीव नहीं कर पाओगे, एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे, गिव अप कर दोगे, डिमोटिवेटेड हो जाओगे। इसलिए कभी भी प्लानिंग करो तो 8-10 घंटे की करो। यदि आप प्योर आरएस की तैयारी कर रहे हो, तैयारी में हो सिर्फ, जॉब वगैरह नहीं कर रहे तो। यदि आप जॉब कर रहे हो तो आप 4-5 घंटे की प्लानिंग बनाओ, इससे ज़्यादा की प्लानिंग मत बनाओ। क्योंकि फिर आप ओवर अचीव कर नहीं पाते। फिर आप टारगेट ना, आपने तो बहुत ज़्यादा कर लिया, अचीव कर नहीं पा रहे, तो डिमोटिवेशन आता है, फिर आपका माइंड गिव अप कर देता है कि यार मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, 8-10 घंटे की प्लानिंग बना के फिर उसको स्ट्रेच कर सकते हो कि यार 11 घंटे पढ़ लिया किसी दिन। उससे आपको मोटिवेशन भी आएगा कि देखो 8 घंटे ही सोचा था लेकिन आज तो 11 घंटे खींच दिया। और मैं तो बोल रहा हूँ कि ये तो मोटा-मोटा है। अल्टीमेटली आपको करना क्या है कि मुझे इतने पेज करने इस दिन में। अब वो बड़े 12 घंटे लगे, 15 घंटे लगे, चाहे 7 घंटे लगे। 7 घंटे हो जाए तो बढ़िया पार्क में घूमने चले जाओ, अपने आप को रिवॉर्ड करने के लिए। कॉफ़ी पीने चले जाओ किसी के साथ, ठीक है? तो इस तरीके से आपको करना है कि भई पेजेज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और ये पेजेज़ कैसे डिसाइड होगा? पहले से ही आप पढ़ लो एक दिन कि यार मेरे से 4 घंटे में इतने पेज हो पाएँगे। मेरे से यार सोशियोलॉजी में हो सकता है, सोशियोलॉजी किसी को ईज़ी लगती हो, तो यार मैं 1 घंटे में सोशियोलॉजी के 5 पेज कर सकता हूँ। मतलब मैं 3 घंटे भी सोशियोलॉजी को दूँ तो 15 पेज कर सकता हूँ, और सोशियोलॉजी की बुक लगभग 100 पेज की है, तो 15 छीकी 90, तो लगभग 7 दिन में सोशियोलॉजी हो जाएगी। एक और तरीका है दोनों सब्जेक्ट को कंपेयर करने का। मान लो ऐसे, एक तरीका क्या है कि एथिक्स है। एथिक्स में क्या कर रहा हूँ, एथिक्स मेरी 20 दिन में हो रही है, और एथिक्स 65 नंबर की है। तो उस हिसाब से सोशियोलॉजी लगभग 15 नंबर की है, वो मेरे 1/3 में होनी चाहिए। तो मतलब लगभग 6 से 7 दिन में होनी चाहिए। ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है? कि एथिक्स यदि सेम नंबर ऑफ आवर्स में दे रहा हूँ तो, या फिर आप ऐसा करो कि इसको फिर तिगना टाइम दे दो, कि यदि मैं एथिक्स को 6 घंटे दे रहा हूँ, तो मैं सोशियोलॉजी को 2 घंटे ही दूँगा। इससे क्या नंबर ऑफ डेज़ सेम होंगे, कि एथिक्स यदि 20 दिन में हो रही है, तो फिर सोशियोलॉजी भी 20 दिन में होगी। है ना? क्यों? क्योंकि आपने नंबर नंबर तो कम कर दिए, नंबर ऑफ आवर्स कम कर दिए, लेकिन डेज़ सेम रखे, क्योंकि इसमें पेजेज़ कम थे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि दोनों सब्जेक्ट को मुझे एक ही दिन खत्म करना है, तो मुझे बड़े सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम अलॉट कर देता हूँ, छोटे सब्जेक्ट को कम टाइम अलॉट कर देता हूँ। तो यूजुअली देखो, अब मैं कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, सिंपल है।
मान लो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ आज से, जून में पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने एक सब्जेक्ट उठा लिया एथिक्स। उससे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा एथिक्स के 65 नंबर कि अगले 20 दिन में मेरे 65 नंबर खत्म हो जाने चाहिए। एक सब्जेक्ट मैंने सोशियोलॉजी उठा लिया, लगभग 20 नंबर की आएगी, तो मैंने सोशियोलॉजी उठा लिया कि भाई अगले अगले 20 दिन में सोशियोलॉजी खत्म होनी चाहिए 20 नंबर की। ठीक है साहब। एक पेपर 4 मैंने उठा लिया। अब मैं एथिक्स में दे रहा हूँ 4 घंटे, सोशियोलॉजी में दे रहा हूँ 2 घंटे, 4 और 2 6, और पेपर 4 में दे रहा हूँ 2 घंटे। 2 से 3 घंटे, है ना? 8 से 10 घंटे पढ़ाई हो सकती है। 8 से 10 घंटे का ये आप प्लानिंग करो। प्लस 1 घंटा आपको एक्टिव रिकॉल, रिवीजन, आंसर राइटिंग, एमसीक्यूज एप्लीकेशन के लिए रखना ही रखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये वाली प्लानिंग होगी। आपको टाइम घंटों के हिसाब से प्लानिंग नहीं करनी है, आपको पेजेस और लेक्चर के हिसाब से प्लानिंग करनी है। ये ध्यान रखना है पहली बात तो, ठीक है? हाँ, लेजर टाइम मिल गया बाद में तो आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हो। जैसे अब मैं कभी बोर हो जाता हूँ किसी चीज़ से तो मैं उठा के न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाता हूँ ऑफ़िस में। न्यूज़पेपर मज़ा भी आता है ना? तो नई-नई चीज़ें सीखने को भी मिलती है, तो न्यूज़पेपर आप वगैरह आप पढ़ सकते हो, उससे आपकी तैयारी में ऐड ऑन ही होगा, ठीक है? तो 215 पेज है, 15 पेज पर डे करूँगा, प मान लो 15 दिन में हो गए, तो ये 3 घंटे तो मैंने पढ़ने में दे दिए, प्लस 1 घंटा जो इम्पोर्टेंट है ना, ये देखो स्टार भी लगाया हुआ है मैंने, 1 घंटा एक्टिव रिकॉल के लिए मुझे देना ही पड़ेगा। इसमें मान लो प्री की तैयारी कर रहे हो तो आप एमसीक्यू लगाओ, कोई भी सब्जेक्ट है उसके 20 एमसीक्यू लगा दो। कौन से एमसीक्यू लगाओगे? पीवाईक्यू सबसे पहले लगाओ। यूपीएससी वाले पीवाईक्यू लगा दो, आरएस वाले पीवाईक्यू लगा दो, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पीवाईक्यू लगा दो, इंपॉर्टेंट है। और यदि आप मेंस वाले सब्जेक्ट से एथिक्स है, तो एथिक्स के मान लो आरएस के पूरे पीवाईक्यूज आपने लगा दिए, आंसर राइटिंग कर ली। यूपीएससी के अच्छे-अच्छे क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू आपने लगा दिए। कनेक्ट के क्वेश्चन बैंक के आपने पीवाईक्यू लगा दिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1 घंटा। जो 90% जो डिफरेंस होगा आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये 1 घंटा डिसाइड करेगा। क्योंकि पढ़ तो सभी रहे हैं। जो भी आरएस की तैयारी कर रहा है इतना मूर्ख तो नहीं कि वो पढ़ ही नहीं रहा। जो पढ़ ही नहीं रहा वो तो उसको तो हम मानेंगे ही नहीं। भाई मान लो 5 लाख लोग फॉर्म भरते ना तो उसमें 1 लाख लोग ढंग से पढ़ते हैं। ये तो पक्की बात है। 1 लाख लोग ढंग से पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी 1 लाख में से 12,000 का ही क्यों प्री हो रहा है और फिर अल्टीमेटली 2,000 का ही क्यों मेंस हो रहा है? क्योंकि इस 1 लाख में पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, एक्टिव रिकॉल प्रैक्टिस करने वाले बहुत कम लोग हैं। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 15-20 हज़ार ही लोग होंगे। ये भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। जो डेली आंसर राइटिंग कर रही है, ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे तो पता है ना 3 साल से कनेक्चुअल चला रहे हैं, टेस्ट बहुत कम लोग लिखते हैं। हम तो बोल-बोल के परेशान हो गए कि आप टेस्ट लिखो। आंसर राइटिंग जीएस-डीपीपी चल रही है, शुरू के दिन मान लो अभी 1500 बच्चे हैं अपने मेंस वाले बैच में। 1500 बच्चों में से शुरू के दिन करेंगे भाई साहब 250, 300, 500 लोग सबमिट, और 5वें, 6वें दिन आते-आते ये संख्या घट के 10-15 पे आ जाती है और लास्ट तक आते-आते तो 1-2 ही लोग होते हैं जो आंसर राइटिंग करते हैं। तो ये करना पड़ेगा आपको माय डियर, भले ही ये घंटे कम कर दो, भले एक सब्जेक्ट कम ले लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्टिव रिकॉल करना पड़ेगा, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, प्री के लिए एमसीक्यू लगाने पड़ेंगे आपको, ठीक है? तो अपन ने पहले मैक्रो प्लानिंग कर ली, माइक्रो प्लानिंग कर ली, एक डे की प्लानिंग कर ली कि यार मुझे 3 सब्जेक्ट रखने हैं, एक बड़ा जीएस का, एक छोटा जीएस का, एक पेपर 4 का रखना है मुझे, ठीक है? स्मॉल सब्जेक्ट मान लो इसको 15 दिन लग रहे हैं, बड़े सब्जेक्ट को तो सब बटा 3 कर दो कि 5 दिन लगने चाहिए, यदि सेम टाइम दे रहा हूँ तो। नहीं तो फिर 1/3 टाइम दे दो कि 6 घंटे में यदि एथिक्स में लगा रहा हूँ, तो 1/3 मतलब 2 घंटे में सोशियोलॉजी में लगाऊँगा, तब जाके 20 दिन में दोनों खत्म हो जाएगी, ठीक है? और पेपर 4 को 2-3 घंटे दो ही दो, और भी ज़्यादा दो तो अच्छी बात है। आप जॉब में हो तो आप इस तरीके से बाँट सकते हो कि भाई 2 घंटे पेपर 4 को देता हूँ मैं, और 2 सब्जेक्ट की जगह 1 सब्जेक्ट रख लेता हूँ मैं, बड़ा सब्जेक्ट रख लेता हूँ, जो कि मैं 3 घंटे पढ़ लूँगा, तो 5-6 घंटे में से पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है? हो सकता है कि देखो जॉब में हो तो उसका फ़ायदा भी है कि एक तो फाइनेंशियल टेंशन नहीं है आपको, तो माइंड फ्रेश रहता है। दूसरा, सच बताऊँ ना, जो हम बेरोज़गार लोग हैं ना, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनकी भी उतनी पढ़ाई होती है। 8-10 घंटे ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है, वो फिर वो टाइम पास होता है, सीधी-सी बात है, माइंड इतना ही एक्टिव होता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, एक डे को हमेशा ध्यान रखना, बफर डे रखना है। वीक में 1 डे, चाहे सैटरडे रख लो, कभी कपड़े धोने होते हैं, बाहर जाना होता है किसी के साथ, कभी हेल्थ खराब हो जाती है। तो दिक्कत क्या होती है कि मान लो 1 डे आपने बफर रखा तो फिर वो पूरी प्लानिंग चौपट हो जाती है, धड़-धड़-धड़ सब कुछ गिर जाता है। तो 1 डे बफर रखने का मतलब होता है कि आपने पिछले वाला पेंडिंग काम उसमें कर दिया। कभी हेल्थ खराब हो गई, कहीं जाना हो गया, तो फिर वो एक जो बफर डे उस दिन वो आपके जो पेंडिंग काम है वो निपट जाता है। उससे क्या आपका प्लान थोड़ा-सा देखो, मैं बोल रहा हूँ आप जो भी प्लान बनाओगे वो 100% तो अचीव नहीं होगा। किसी का नहीं होता, किसी का। कनेक्ट में नहीं होता, मुझे ये वीडियो परसों लाना था। इंडियन इकोनॉमी मुझे कब की खत्म करनी थी, अभी तक नहीं हो पाई क्योंकि सिचुएशन चेंज हो गई। पहले 3 मई को प्री होना था, अब नवंबर में प्री चला गया तो उसके हिसाब से सिचुएशन चेंज हो गई। बीच में रिजल्ट आ गया, सेमिनार करवाना था, बहुत सारी चीज़ें तो नई चीज़ें आ जाती है। ठीक वैसे ही आपके भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी नई, बट क्या मैंने इंडियन इकोनॉमी पढ़ाना छोड़ दिया या मैंने गिव अप कर दिया? नहीं। अभी बुक पे काम कर रहा हूँ, मैं इंडियन इकोनॉमी लाऊँगा, लाना ही पड़ेगा मुझे। ठीक है। तो ठीक वैसे ही आपके 100% नहीं अचीव होगा। पता है आपको गगनयान कब लॉन्च होना था? गगनयान लॉन्च होना था 2021 दिसंबर में। उसके बाद में कोविड के कारण डिले हुआ, पता नहीं कैसे, और अब 2026 में भी अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। अभी तक भी ह्यूमन ट्रायल बाकी है। तो इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो इतनी डिसिप्लिन्ड होती है, जहाँ पे साइंटिस्ट होते हैं, इतना फंड होता है, सब कुछ, होते हैं डिले। 5 ईयर प्लान
कभी कभी बहुत कम 5 ईयर प्लान है जो सक्सेसफुल हो पाए, तो सबके साथ होता है ये वाली चीज़, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? तो 100% हाँ, प्रॉब्लम तो होती है जब आप गिव अप कर देते हो कि यार नहीं ये मेरी बस की बात छोड़ो, ऐसे ऐसे करके भटक देते हो, नहीं। आप 100% अचीव करो, 100% का टारगेट करो, 60-70%, 80% भी अचीव हो रहा है तो इट्स गुड। फिर रीप्लान करेंगे अपन। अभी अपन चलते हैं रीप्लानिंग पे भी चलते हैं, ठीक है? तो ये हो गया, जैसे एथिक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, एक ऐसे वाला ले लिया, पेपर 4 वाला ले लिया। अब ये होने के बाद में 20 दिन बाद में आप टेस्ट लिखो। अब आप बोलोगे कोचिंग तो आगे बढ़ गई, कोई बात नहीं, कोचिंग आगे बढ़ गई तो अपनी कोचिंग वाले से या तो बोलो, जैसे कनेक्ट में तो ये सुविधा है, आप टेंशन मत लो, कि आपका जब भी ये तीनों सब्जेक्ट पूरे हो गए, इसका टेस्ट आप लिख सकते हो जाके, और 10 दिन के अंदर कॉपी चेक हो क्या क्या जाएगी। तो ये फ्रीडम आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपकी सिचुएशन अलग है यार, सबका दिमाग अलग है, सबकी सिचुएशन अलग है, सबकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है। तो आपको पर्सनलाइज प्लानिंग, पीपी सेशन हम इसको बोलते हैं, पर्सनलाइज प्लानिंग आपको खुद की करनी पड़ेगी। हाँ, इतना फ्रीडम हमारे पास है कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो, ठीक है? आप नोट्स अपने ईज़ पे प्रिंट निकाल के देख सकते हो या बुक ले सकते हो। आप जब भी मर्ज़ी आएगी, जब भी आप टेस्ट सबमिट करोगे, आपकी कॉपी चेक होके आ जाएगी 10 दिन में, ठीक है? तो अपने हिसाब से, अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग करो इसको, ठीक है? ये हो गया साहब, डे वाइज़ प्लानिंग होगी। अच्छा, सब्जेक्ट की प्लानिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको सिलेबस का टॉपिक देखना है कि आप ब्लाइंड नोट्स पे विश्वास मत करो। जैसे अपने जो नोट्स होते हैं, पूरा सब्जेक्ट सिलेबस लिखा होता है उसमें कि ये टॉपिक सिलेबस में है क्या? ठीक है, इस टॉपिक को उठा लिया। अब सबसे पहले पीवाईक्यू देखो। मेंस का टॉपिक है तो मेंस की पीवाईक्यू देखो। सब्जेक्ट वाइज़ अपने टॉपिक वाइज़ पीवाईक्यूज़ अपने अरेंज कर रखे हैं कनेक्ट में कि यार अच्छा, रीत-ऋण वाला टॉपिक है ना, रीत-ऋण से क्वेश्चन कैसे आते हैं ये तो देखो। जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे आपको पता लग जाएगा, अच्छा यार रीत-ऋण में तो सीधे-सीधे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई रीत-ऋण क्या है और इनका एप्लीकेशन क्या है, इनका अनुप्रयोग क्या है समाज और इसमें प्रशासन में, बस। अब आपका पूरा जो दिमाग है ना पढ़ते टाइम इसी पे चलेगा कि अच्छा, ऋण की डेफिनेशन पूछ सकता है, ऋत का अनुप्रयोग एग्जाम्पल, ऋत का जो एप्लीकेशन है वो पूछेगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी में। बस अब आपके लिए चैप्टर पढ़ना आसान हो जाएगा, नहीं तो आप खो जाओगे उस चैप्टर में। आप इवन स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ रहे हो तो पीवाईक्यू सबसे पहले देखो। सबसे पहले पीवाईक्यू देख लिया, हार्डली 10 मिनट लगते हैं, लेकिन नहीं करते ये लोग, जोर आता है पीवाईक्यू देखने में, नहीं करना है अपने को। उसके बाद में नोट्स या लेक्चर, यदि आप प्रो लेवल पे हो तो आप लेक्चर हटा दो, सिर्फ नोट्स पढ़ो। यदि आपको लगता है कि नहीं यार मुझे समझने में आसानी होगी, लेक्चर देखता हूँ तो आप लेक्चर देखो। लेक्चर देख लिया आपने, लेक्चर देखने के बाद में ये जो पीवाईक्यू आपने देखे थे ना उनको सोल्व करो। इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। रिवीजन करते हो ना आप नेक्स्ट डे, तो ऐसे वापस उन नोट्स को मत पढ़ो। अब आप लिखने बैठो। अब लिखने बैठते हो, अटकोगे, कोई बात नहीं, अटकोगे, सॉल्यूशन देख लो, वापस उस लेक्चर को देख लो। इससे क्या माइंड बहुत बहुत आपको पॉजिटिव फायदा होगा, माइंड स्ट्रांग होगा कि, क्योंकि हम जब चीज़ों में कहीं आप देखना, आप दहलीज पे चलते हो ना, एक बार ठोकर खाते हो, अच्छे से लग जाती है ना, तो दूसरी बार वहाँ से जाओगे, ज़िंदगी में कभी भी जाओगे ना, तो पैर को ऊपर उठा के जाओगे। क्योंकि माइंड को सिग्नल चला गया कि ये खतरनाक चीज़ है भाई साहब। ठीक वैसे ही जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो और जब वो नहीं होते हैं ना, जब ज़ोर आता है ना, तो माइंड को सिग्नल जाता है कि अरे गड़बड़ है यहाँ पे मामला। फिर आप देखते हो उसका सॉल्यूशन, फिर तो इससे वो चीज़ जीवन भर आपको याद रहती है ना? इससे बोलते हैं पैसिव रीडिंग। जब आप पहली बार नोट्स पढ़ रहे हो या उसी नोट से आप रिवाइज़ कर रहे हो, इसको बोलते हैं एक्टिव रीडिंग या एक्टिव रिकॉल, एक्टिव रिवीजन, ये करना है आपको। ठीक है? फिर नेक्स्ट टॉपिक उस पे चले जाओ, नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाओ। इस तरीके से सारे बुक खत्म हो गई, सारी नोट्स खत्म हो गए एथिक्स के या टेक्नोलॉजी के या किसी के सब्जेक्ट के। अब उसका टेस्ट लिख लो, फुल फ्लेज 3 घंटे वाला टेस्ट लिख लो, सबमिट कर दो, कॉपी चेक होके आ जाएगी। ये आपको करना है अगले 3 से 4 महीने। ठीक है? हो सकता है कि जैसे अपन ने ये किया ना, एथिक्स पपेट, ये या तो हो सकता है कि 3 की जगह आपको 4 महीने लग जाए, या हो सकता है कि 3 महीने या 4 महीने में आपके ये 450 की जगह 350 मार्क्स की हो। लेकिन फिर भी मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इवन 450 की जगह 350 मार्क्स भी आपने ढंग से कर लिए ना, तो भी आप 90% जनता से आगे हो मेंस में। क्योंकि मेंस की तैयारी अभी लोग करते ही नहीं, करवाते ही नहीं लोग, लोग तो भीड़ के पीछे भाग रहे हैं। हमें हमारे हमारा जो मेन फोकस है वो मेंस पे ही है, हमें ज़्यादा लोग चाहिए ही नहीं। कम लोगों से रैंक आती है, अच्छे से आती है, हमारा काम चल रहा है बहुत अच्छे से। ठीक है? ये हो गया साहब अपना पूरा। अब प्लानिंग ए डे। अब भाई अपने मैक्रो प्लानिंग कर ली, पूरे महीनों की प्लानिंग कर ली, 1 महीने की प्लानिंग अपन ने कर ली, 1 दिन की हमने एक सब्जेक्ट की हमने प्लानिंग कर ली कि इस तरीके से अगले कुछ दिनों में ये सब्जेक्ट चलेगा। 1 दिन की प्लानिंग कैसे करें? तो सिटिंग अपने को पता है कि पहली सिटिंग होगी, दूसरी सिटिंग होगी, तीसरी सिटिंग, यूजुअली 4 सिटिंग होती है पूरे दिन में। ऐसे ऐसे आपको कभी नहीं करना कि भाई उठ गए, बैठ गए और फिर उठी शाम को रहे। वो फिर आपका प्रोडक्टिव टाइम नहीं है, आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हो मतलब, ठीक है? तो करना क्या है? फर्स्ट सिटिंग है। अब फर्स्ट सिटिंग वो होनी चाहिए जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है। जैसे एथिक्स आपको टफ लग रही है, पबेड़ा आपको टफ लग रही है, मान लो लो बिहेवियर मैनेजमेंट, कोई सा भी सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है जो आप भी प्लानिंग में है, उसको सबसे पहले लो। क्यों? क्योंकि सुबह पहले माइंड फ्रेश होता है। यदि आप इस सब्जेक्ट को लास्ट, पूरे दिन के लास्ट में ले लोगे ना, माइंड वैसे ही थका हुआ है पढ़ते-पढ़ते, वो आपको वैसे ही समझ में नहीं आएगा। तो उससे बढ़ जाओ पहले सब्जेक्ट से। उसको जो भी आप जैसे एथिक्स ले लिया, अब टास्क कितना था? पहले डिसाइड कर लिया था आपने, जब एथिक्स शुरू किया था उससे पहले डिसाइड किया था कि दिन के मैं 10 पेज पढ़ूँगा या 15 पढ़ूँगा या 20 पढ़ूँगा या 25 पढ़ूँगा। वो करके ही उठना है।
अब वो 2 घंटे लगे, चाहे 2.5 घंटे लगे, चाहे 3 घंटे लगे, चाहे 4 घंटे लगे, ठीक है? अप्रॉक्सिमेटली मान लो 3 घंटे लग रहे हैं, तो कभी-कभी हो सकता है कि वो 2.5 घंटे में हो जाए, चैप्टर पे डिपेंड करता है। कभी-कभी हो सकता है कि वो 3.5 घंटे में हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही पता करके ये 3 घंटे लिखे, क्योंकि आपने 1 दिन पढ़ाई की थी और आप किसी भी सब्जेक्ट में एक बार पता लग कर लोगे ना कि यार मेरी स्पीड इतनी है, कंसंट्रेशन से मैं 1 घंटे में इतने पेज कर लेता हूँ, तो बाकी सब्जेक्ट में इतना ही होगा लगभग। थोड़ा-सा वेरिएशन होगा, जैसे आर्ट्स बैकग्राउंड से तो टेक्नोलॉजी में आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन आप आर्ट्स बैकग्राउंड से तो ज्योग्राफी में आपको कम टाइम लगेगा। आप मान लो ज्योग्राफी में तो आपको ज्योग्राफी में बहुत कम टाइम लगेगा, तो मोटा-मोटा हिसाब वही निकल के आएगा। सेकंड सिटिंग में मान लो सोशियोलॉजी ले रहा हूँ, इसके मुझे 10 पेज करने, 3 घंटे या 2 घंटे, 1 घंटे जो भी आप लिख लेना ये वाली चीज़, है ना? सिटिंग 3 ऑप्शनल है, यदि आप मान लो सिर्फ आरएस की तैयारी कर रहे हो, आपके पास टाइम है तो करो, आप जॉब कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मत करो, ठीक है? एप्लीकेशन इसका करना है, सिटिंग 3 में जैसे पेपर 4 तो लेना ही लेना है, वो 2 घंटे का वो अलग है और एप्लीकेशन इनका करना है कि जैसे एथिक्स पढ़ा है तो क्या मैंने उसके एमसीक्यू सोल्व किए या फिर आंसर राइटिंग की है क्या? आंसर राइटिंग भी 2 तरीके से होती है, ज़्यादा मत करो आंसर राइटिंग डेली, सिर्फ 2 क्वेश्चन करो, 2 या 3 क्वेश्चन करो। एक तो 10 मार्कर का ले लो, ये क्यों नहीं चल रहा? एक तो 10 मार्क्स का ले लो और एक ले लो 5 मार्क्स का, नहीं चल रहा भाई। 2 ले लो 5 मार्क्स के और 1 ले लो 10 मार्क्स का। बस ये 3 क्वेश्चन आप कर लो। 20 नंबर के क्वेश्चन हो गए। अब इसमें भी अलग-अलग चीज़ें होती है। कुछ क्वेश्चन्स को करो टाइम बाउंड पे। क्वेश्चन देखते आपको समझ में आ जाएगा कि यार इसका कंटेंट मुझे आता है ठीक-ठाक। उस क्वेश्चन को टाइमर लगा के करो कि भाई 10 नंबर का क्वेश्चन 7-8 मिनट में मुझे होना ही होना चाहिए। 5 नंबर का क्वेश्चन साढ़े 3 से 4 मिनट में मेरे से होना ही होना चाहिए। क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि यार इसका कंटेंट मेरे पास ठीक-ठाक है। मान लो उस क्वेश्चन का कंटेंट आपको नहीं आता। अब टाइम को साइड में रख दो कि अब कंटेंट नहीं आता तो भी मैं इसमें बेस्ट करने की कोशिश करूँगा चाहे टाइम 15 मिनट लग जाए। इससे आपके दोनों प्रैक्टिस हो जाएगी। जो क्वेश्चन नहीं आता, वो भी माइंड सोचने से लग जाएगा क्योंकि अब एनालिटिकल पैटर्न हो गया। अब बहुत सारे क्वेश्चन्स ऐसे आएँगे जो आपके नोट्स में नहीं होंगे, कनेक्ट के नोट्स में भी नहीं होंगे। आपको खुद ही दिमाग लगा के एग्ज़ाम में आंसर बनाना पड़ेगा और बिलीव मी छोड़ने से बहुत बेटर है। छोड़ में से 10 में से 0 नंबर आएँगे। आपने थोड़ा बहुत भी दिमाग लगा के लिख लिया तो आपके 1 नंबर आ जाएगा। 1 नंबर बहुत होता है। 40 नंबर का ही मामला होता है ऊपर। तो एक-एक नंबर यदि 39 क्वेश्चन में आपने आधा नंबर 0.25 नंबर ले लिया तो भी नैया पार हो जाएगी 3 पेपरों में मिला के। ठीक है? तो 2 टाइप से आंसर राइटिंग होती है। एक टाइम बाउंड होती है, एक क्वालिटी बाउंड होती है कि उसमें टाइम की परवाह नहीं कर रहा, उसमें क्वालिटी मस्त दूँगा। मैं सोच-सोच के लिख रहा हूँ कि अच्छा यार ये एग्ज़ाम्पल लिख सकता हूँ। फिर मैं यार इसमें ये वाला कोट लिख सकता हूँ यार मैं। इसमें मैं ये डेटा लिख सकता हूँ, अभी हाल ही में डेटा पढ़ा था कहीं पे। उसको सोच-सोच के आराम से 15 मिनट में करो आप। ठीक है? तो 2 तरीके से आंसर राइटिंग अपने को करनी और बाकी टेस्ट में तो फिर ये मिक्स हो जाएगा कि टाइम बाउंड तो करना ही है 3 घंटे में और क्वालिटी भी देनी है। तो ये डेली की प्रैक्टिस आपके टेस्ट में रिफ्लेक्ट होगी, पक्का-पक्का रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है? तो प्लानिंग ए डे अच्छा सिटिंग भी लिख लेना आप अपने में कि यार ये वाला जो है ना एथिक्स में, मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे नेट वगैरह कुछ नहीं है, मेरे पास बुक है। अब ये जो 3 घंटे बहुत प्रोडक्टिव होंगे आपके क्योंकि इंटरनेट नहीं है, कोई व्हाट्सएप का टन-टन नहीं है, कोई बाबू सोने की टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो वहाँ पे जाके आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो 3 घंटे। वहाँ पे फिर आपके 10-15 पेज आराम से खिंच जाएँगे। फिर आया मैं, ब्रेकफ़ास्ट किया, लंच किया, कुछ भी किया। अब मेरे पास जैसे मान लो आप एप्लीकेशन वाला पार्ट कर रहे हो, यहाँ पे मेरा इंटरनेट होना चाहिए क्योंकि मैं चेक करूँगा अपने आंसर्स को, मैं अपने दोस्त को भेज दूँगा, ऑनलाइन में देखूँगा गूगल करके, एमसीक्यूज़ के आंसर मैं ऑनलाइन देखूँगा। इसके लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। तो ये आप घर पे करोगे, पीजी में करोगे या फिर लाइब्रेरी में उस टाइम शाम को मोबाइल लेके चले जाओगे। ठीक है? तो स्क्रीन ज़रूरत है या नहीं है? आपके पास ऑफलाइन बुक है ना, तो आप सिर्फ बुक लेके जाओ लाइब्रेरी में 4-5 घंटे। बुक पढ़ो आराम से, लिख-लिख के बुक पढ़ो आराम से। डाउट आएँगी, कोई बात नहीं डाउट को लिख लो, शाम को आके दिन में लंच के बाद में आके मोबाइल में वो डाउट सॉल्व कर लो। इस तरीके से आप अच्छे से प्रोडक्टिव हो पाओगे। हमेशा मोबाइल साथ रहेगा, नहीं हो पाएगा। देखो, मैंने तो स्मार्टफ़ोन ही छोड़ दिया, इस पे आ गया मैं तो, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है उन चीज़ों का, टन, 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 टन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बैठे-बैठे स्क्रॉल ही करने लग जाते हैं रीलें ही, तो क्या मतलब है? तो ठीक वैसे ही आपको मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि भाई आप कीबोर्ड पे आओ, आप मोबाइल से थोड़ी डिस्टेंस डिवाइसेस से इंटरनेट से थोड़ी डिस्टेंस बनाना सीखो। अभी ज़माना वैसा आ गया कि कॉम्पिटिशन हाई है। क्यों? क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं अगेन बोलता हूँ कि कॉम्पिटिशन उतना हाई नहीं है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन भी कंटेंट के साथ उतना ही बढ़ा है। इंस्टाग्राम पहले तो नहीं था, यूट्यूब पहले तो नहीं था। वो हज़ारों डिस्ट्रैक्शन टिंडर पता नहीं क्या-क्या है। ये डिस्ट्रैक्शंस पहले नहीं थे। तो अब डिस्ट्रैक्शंस भी उतना ही बड़ा है, तो कॉम्पिटिशन बड़ा नहीं है एक्चुअली। कंटेंट ज़्यादा है, मान लिया रिसोर्सेज़ ज़्यादा है, सबके पास एक्सेसिबिलिटी है, लेकिन यूज़ कौन कर रहा है भाई उसको? टेस्ट कौन लिख रहा है, वो डिपेंड करता है। तो आप यदि इंटरनेट से डेली के 4-5 घंटे अपने आप को डिस्टेंस बनाना सीख जाओगे ना, पक्का एग्ज़ाम निकलेगा आपका। ठीक है? तो मैंने सारा सब कुछ डिस्कस किया मैक्रो, माइक्रो, प्लानिंग ए डे, इंटरनेट, किस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि कितने घंटे लगेंगे आपको, ये आप डिसाइड करोगे, कोई भी टीचर डिसाइड नहीं करना चाहिए, कोई भी कोचिंग डिसाइड नहीं करनी चाहिए। ठीक है? ठीक है, अब क्या होगा? इतना सब कुछ करने के बाद में भी जो आपने बोला था ना कि 20 दिन में मैं ये सब कुछ कर लूँगा,
20 की जगह आपको हो सकता है 24 दिन लग जाए, 25 दिन लग जाए। घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना। पहली बात तो 24-25 दिन लगा के इसको खत्म करना है, छोड़ना नहीं है। फिर रीप्लान करना है। हर महीने में, हर 40 दिन में, हर 45 दिन में रीप्लान करना ही करना पड़ेगा। ठीक है कि अच्छा ठीक है यार, 20 दिन का प्लान किया था, 25 दिन में एथिक्स सोशियो हो गया, टेस्ट लिख लिया, ठीक है। अब मैं आज से प्लान बनाता हूँ वापस। अब मैं उठाता हूँ टेक्नोलॉजी, अकाउंट्स ऑडिटिंग और पेपर 4 का ऐसे उठाता हूँ। अब मैं वापस सेम प्लानिंग करता हूँ। अब हो सकता है कि 20 दिन की प्लानिंग में अब मैं थोड़ा खींच के 15 दिन की प्लानिंग करूँगा, ताकि पिछले जो 5 दिन वेस्ट हुए थे ना, वो कंपनसेट हो जाए। अब 15 दिन की प्लानिंग करोगे, फिर आपको 18 दिन, 20 दिन लग जाएँगे। कोई बात नहीं, अगली बार प्लानिंग जो करूँगा उसमें 5 दिन में खींच के करूँगा अपने आप को। इस तरीके से आप 3-4 महीने में आराम से 450-500 मार्क्स का सिलेबस कवर कर सकते हो। ठीक है? प्लानिंग आपको ही करनी पड़ेगी। अच्छा, हम लोग भी करते हैं, जैसे जो भी रिपामेक्स वगैरह में एडमिशन लेता है, अब हमने शुरू कर दिया है, जैसे क्रिप्टॉन से लाइब्रेरी में जाते हैं। ये देखो लाइब्रेरी के स्टूडेंट निकिता, सिमरन, भारती, श्वेता, महावीर जी, आर्या, अमित जी, महेंद्र, ये इन्होंने एथिक्स कर ली क्या? हाँ, निकिता मैम ने एथिक्स कर ली, अकाउंट्स भी कर लिया इन्होंने। तो ये सब भी शीट में हम ट्रैक करते हैं। जो भी रिपामेक्स और रिपा एडवांस में एडमिशन लेंगे, अब हम पर्सनल उनको मेंटर देंगे, पूरी शीट मेंटेन रहेगी कि अच्छा आप यहाँ पे लिख लेंगे, हम आपसे मीटिंग करेंगे, जो सेम बातें हो रही है वैसे मीटिंग लेंगे कि अच्छा निकिता बताओ एथिक्स कितने दिन में कर लोगी? 15 दिन में कर लूँगी सर। तो यहाँ पे लिख देंगे कि भाई डेडलाइन तुम्हारी इतनी है। फिर 15 दिन बाद में पूछ लेंगे, मीटिंग होगी एक कि हुआ या नहीं हुआ, क्या दिक्कत हुई? ऐसे इस तरीके से। इससे अकाउंटेबिलिटी बनती है। तो ये अभी तक तो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए शुरू नहीं किया है, ये भी लाइब्रेरी में ही किया है क्रिप्टो सर ने। लेकिन ये पीपी सेशन इसको बोलते हैं, पर्सनलाइज्ड प्लानिंग सेशन। ये हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, मैथ्स में भी और एडवांस में भी और फाउंडेशन में भी। ठीक है? ये हो गया साहब। ठीक है। प्रीलिम्स की प्लानिंग, इसके लिए मैं शाम को एक सेपरेट वीडियो लाऊँगा, जो सिर्फ़ जो वो थे ना, मैंने बोला था ना कि जो बिगिनर लेवल के लोग हैं, जो मतलब बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं। हर सब्जेक्ट को सेम टाइम नहीं देना है। कुछ सब्जेक्ट जैसे एंशिएंट मिडिएवल कल्चर है, भाई 3-4 क्वेश्चन आते हैं, इसके चक्कर में आप क्यों पढ़ रहे हो अभी? आपको उन सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज देना है जिसके वेटेज ज़्यादा है। तो ये सारा अपन डेटा के साथ खेलेंगे। अलग-अलग केस कि भाई आप आरएस एस्पिरेंट हो लेकिन आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आप आरएस एस्पिरेंट हो लेकिन साइंस कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो इस तरीके से आप अलग-अलग केस बनाएँगे। फिर आपको सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे कि इन सब्जेक्ट को आपको प्रायोरिटी पे देना है, ठीक है? करंट अफेयर्स वगैरह कैसे क्या कवर करना है, इस तरीके से अपन प्लानिंग करेंगे प्रीलिम्स की सेपरेट वीडियो में। और आप रिपा मैक्स, रिपा एडवांस में कैसे एडमिशन ले सकते हो, कैसे इस पूरी प्लानिंग को आप इंटीग्रेट कर सकते हो अपने कोर्सेज के साथ, ये मैं सेपरेट वीडियो लाऊँगा। इस वीडियो में इसलिए नहीं लाना चाहता था कि भाई ये वीडियो जनरल लोगों के लिए, जो कहीं और एडमिशन ले रखा है उन्होंने या फिर वो कनेक्ट का एडमिशन नहीं लेना चाहते। इट्स योर चॉइस। वो स पूरा आपकी मर्ज़ी है। वो जो बेचने वाला जो कोर्स है, वो मैं सेपरेट रिपा मैक्स और रिपा एडवांस वाला कल तक ले आऊँगा, ठीक है? और लेट्स वर्क टुगेदर। यदि हम अच्छे से साथ काम करेंगे तो वी विल सेलिब्रेट टुगेदर। पिछली बार देखो मंच पे इतने लोग थे, इस बार मंच पे देखो कितने लोग हैं। मतलब ये पीछे देखो छोटे-छोटे है ना, तो ये दूर से फ़ोटो खींची हुई है। तो लगभग दुगने लोग थे पिछली बार से। मैं चाहता हूँ अगली बार जब सेमिनार की फ़ोटो आए कनेक्ट की, तो आपका फेस इसमें आए और पक्का आएगा। मैं बोल रहा हूँ यार, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ये एग्ज़ाम, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। यदि आप अच्छे से कर लोगे, ये जो मैंने बोला ना, प्लानिंग अच्छे से कर लोगे, एप्लीकेशन वाला पार्ट जो 1 घंटे, डेढ़ घंटे का, वो अच्छे से कर लोगे, आप पक्का इस फ़ोटो में होगे। पक्का आप टॉप 100 में होगे। ठीक है? खुद सेल्फ बिलीव तो रखनी ही रखनी है। अब आपके देखो पिछले वाले वीडियो के डाउट्स जो मैंने पढ़ लिए, सारे कमेंट पढ़ लिए, वो मैं एक वीडियो में आपसे डिस्कस कर लूँगा। अभी इस प्लानिंग वगैरह वाले वीडियो में कोई भी डाउट हो, हाँ, इंडियन इकोनॉमी का मैंने देख लिया। टेक की बुक आज शाम को आ जाएगी, तो टेक की बुक आप बुक्स डिपो से ले सकते हो। आज शाम को या सुबह आ जाएगी। दूसरा, इंडियन इकोनॉमी भाई मैं ला रहा हूँ, टेंशन मत लो, है ना? डिले इसीलिए हुआ क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया बहुत ज़्यादा। तो फिर बाकी चीज़ों में प्रायोरिटी मैंने दे दी। अ, तो इंडियन इकोनॉमी ले आऊँगा, 3-4 लेक्चर बचे हैं। पहले इंडियन इकोनॉमी की बुक लाऊँगा, लगभग 50% बुक कंप्लीट हो चुकी है, 50% बाकी है। वो बुक लाऊँगा, फिर इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर्स लाऊँगा मैं। एसआई में भी आपके काम आ जाएगी, टेंशन मत लो, उससे पहले करवा दूँगा मैं। और भी कोई कमेंट हो, कुछ भी डाउट हो इस सेशन से रिलेटेड, और भी कुछ भी, तो आप कमेंट कर सकते हो। अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर सकते हो। और रिस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग, अच्छा-अच्छा खाना खाते जाओ, घर का एक्सरसाइज करते रहो थोड़ी-थोड़ी, घर वालों और फैमिली मेंबर्स से, दोस्तों से टच में रहो, इम्पोर्टेंट है। और राम नाम, राधा, अल्लाह, कबीर, जो भी आपको पसंद है, एक बार पॉजिटिव एनर्जी आती है माइंड में जब आप उनको याद करते हो, जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, जिसने सृष्टि की रचना की है। 5 मिनट बस शांत मन से, आप नास्तिक हो तो भी आप ऐसे मान के चल लो कि भाई आपकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, मेडिटेशन रूप में मान के चल लो इसको, ठीक है? 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट अभी। फिर जब हम सेलेक्ट हो जाएँगे उसके बाद में हम बढ़ा देंगे इस चीज़ को, ठीक है? 5 से 25 मिनट कर देंगे इसको। बस आई होप आई डिड जस्टिस विद दिस वीडियो। हाँ, हाँ, ये वाली बात में मैं एक लास्ट कर देता हूँ कि देखो भाई, बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि फाइनेंशियली भाई हम पहले से ही कोचिंगों को दे चुके हैं, हमें हमें कोचिंगों से नफ़रत है। मुझे नियॉन की शक्ल से ही नफ़रत है, पैसे जब माँगता है ये तो मैं क्या करूँ?
बहुत सारे रिसोर्सेज फ्री हैं, उनका यूज करो। राजरस पे पूरे नोट्स पढ़े अपने, राजरस पे जाओ, नोट्स पढ़ो। आप उनको डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि मुझे इधर सैलरी पे करनी होती है लोगों को, डाउनलोड तो मैं अलाउ नहीं करूंगा, लेकिन पढ़ लो ना, उनके नोट्स बना लो। 100 डेज प्रीलिम्स का प्रोग्राम आएगा फ्री का, 90 डेज मेंस आंसर राइटिंग आती है, जिसको किस किस ने किया है, जिसको किया है देखो। पिछली बार के जो रैंक 1 थे कुशल भाई, उन्होंने 90 डेज का प्रोग्राम पूरा किया था। उन्होंने ये तक रिक्वेस्ट की थी कि सर 1 घंटे का टेस्ट बना दो, इसको ज्यादा दे दो, है ना। 90 डेज फ्री आंसर राइटिंग किया आईएएस रैंक त्रिलोक भाई ने, उन्होंने पूरा 90 डे का प्लान आया था, इस सब्जेक्ट वाइज हम 5 क्वेश्चन डालेंगे, मैं रोज देखता था। ये प्रॉपर बने हैं कनेक्ट का फ्री चीजें यूज कर करके। तो जरूरी थोड़ा नहीं कि हमें पैसे ही दो, पैसे देने से सिस्टमेटिक हो जाती है चीजें, सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, नोट सारे मिल जाएंगे, वो सब ठीक है। यदि आप कैपेबिलिटी तो दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो भी फ्री का तो यूज करो। अभी 100 डेज प्रीलिम्स प्रोग्राम आएगा टेस्ट सीरीज के बाद में, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, उसको यूज करो। तो एक तो आप रोना धोना कर सकते हो, एक आप की बेस्ट अपना यूज कर सकते हो, ठीक है। रैंक 3 है अपने, क्या नाम है, नवनीत भाई, इन्होंने देखो कलम आंसर राइटिंग पूरी की, 90 डेज पूरा किया, कलम आंसर राइटिंग दोनों ही फ्री थे। वीआईपी प्रोग्राम में थे, ये पैसे वाला प्रोग्राम था, इसमें इन्होंने पे किया है, लेकिन फ्री वाले प्रोग्राम भी इन्होंने हेल्प किए। और देखो मैंने 30 से 40 मार्क्स बढ़ा दिए, स्पेशली एथिक्स, इन्होंने बोला कि इनके 30 से 40 मार्क्स बढ़ गए। तो समझ रहे हो आप, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, करने वाला चाहिए यार। और मैं बताता हूँ, रैंक 1 दिनेश भाई कोई पेड कोर्स में नहीं थे, लेकिन इकोनॉमी और कलम दोनों ही किया इन्होंने। कलम के आंसर राइटिंग की वीडियो फ्री में पढ़े, अपने आप से पूछो ना कि क्यों नहीं देखे मैंने यूट्यूब के इनकी वीडियोज, किसका इंतजार कर रहे हो, ठीक है। कलम आंसर राइटिंग फ्री पढ़ी, इंडियन इकोनॉमी फ्री पढ़ी, एथिक्स के लेक्चर्स फ्री पढ़े यूट्यूब पे, राजस्थान इकोनॉमी फ्री पढ़ी यूट्यूब पे, 90 डेज आएगा मेंस आंसर राइटिंग का दोबारा आएगा, 100 डेज फिल्म्स के लिए आएगा दोबारा, और राजरस के नोट्स फ्री पढ़े, ये सारे फ्री प्रोग्राम पढ़ो ना, कौन मना कर रहा है, ठीक है। बाकी मस्त रहो, हो जाएगा, ऐसे ही होता है सिलेक्शन। बाय बाय। कहाँ से बंद होगा?